छाई हुई चंद्रमा की रोशनी से नहा रहा था। अचानक चांद पर ग्रहण बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे ग्रहण लगते हुए चांद पूरा छिप चुका था। दूर दूर तक अंधेरा हो गया। ऐसी चंद्र ग्रहण की रात एक गर्भवती महिला अपने पेट को पकड़कर तेजी से दौड़ रही थी। दौड़ते हुए वो पीछे मुड़कर ये देख निश्चित होना चाहती थी कि उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा। कुछ दूर भागने के बाद वो भागते भागते थक गई और लगातार भागने के कारण उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। इस अवस्था में भागने के कारण उसका पेट तेजी से दर्द करने लगा। अपना पेट पकड़कर वो जोर से चीखने लगी और दर्द के कारण वो जमीन पर बैठ गई। वो दर्द से कराहते हुए आसपास किसी को मदद के लिए ढूंढने लगी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अपना पसीना पोंछते हुए वो आसमान की ओर देखने लगी। चंद्रमा पूरी तरह से छिप चुका था। पूर्ण चंद्र की जगह केवल एक गोल रिंग नजर आ रही थी। चंद्र ग्रहण का समय आ चुका है। मुझे जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। अपना पेट पकड़कर धीरे से उठी और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया ही था, बीच में खड़ी एक महिला उसके सामने आ गई। एक अजीब सी खुशबू आ रही है, बहुत ही जानी पहचानी, मेरी पसंदीदा खुशबू। नरम नरम कच्चे मांस की खुशबू। गर्भवती महिला यही कहीं है। महिला की बात सुनकर वो अपनी साड़ी के आंचल से अपना गर्भ ढकते हुए वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगी तो अचानक से वो महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगा था मेरी नजरों से बच जाओगी? ये गर्भ मुझे दे दे, ठाकुर का कोई भी वंशज बच नहीं पाएगा। महिला की बात सुनकर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए और वो पीछे हटने लगी। वो घूंघट वाली महिला आगे आई और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। वो घूंघट के पीछे वाली महिला के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगी, मगर उस घूंघट वाली महिला के नाखून बड़े होने लगे। फिर उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों के जरिए महिला का पेट फाड़ दिया और उसके पेट में से उसके बच्चे को निकाल दिया। वो महिला मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। प्लीज प्लीज हेल्प मी, सेव माय चाइल्ड, प्लीज सेव माय चाइल्ड। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मदद की गुहार करते हुए वो पसीना पसीना हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। उसने उस शख्स को देखने के लिए आंखें खोली तो वो उस जंगल में पेड़ के नीचे नहीं बल्कि एक कमरे में बिस्तर पर सो रही थी। वो डरकर पलंग पर बैठ गई। सबसे पहले उसने अपने पेट को छुआ। उसका बच्चा सही सलामत था। वो डरकर इधर उधर देखने लगी। पास ही उसका पति खड़ा था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। रागिनी और राजीव की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। उनकी खुशी में चार चांद तब लग गए जब पता चला कि रागिनी माँ बनने वाली है। रागिनी, तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। माँ पापा को इसके बारे में पता चलेगा तो दौड़ते हुए हमारे पास आ जाएंगे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माँ पापा, मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ आएंगे। क्यों रागिनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा महसूस होने दिया कि वो तुम्हारा कम ख्याल रखते हैं? राजीव, माना हमारी लव मैरिज थी और उसके कारण मम्मी पापा नाराज थे। समय के साथ वो लोग मान भी गए, मगर आज तक उन्होंने मुझे बहू होने का दर्जा नहीं दिया। शायद इसीलिए माँ कभी कभार तुम्हारे कहने पर हमसे मिलने यहाँ आ जाती है। मगर पिताजी वो तो आज तक नहीं आए। जब भी हम लोग उनके पास गांव में हमारी हवेली जाने के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा मना कर देते हैं। ऐसा क्यों? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देते हैं। मम्मी पापा को बताए बिना गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें एक साथ दो सरप्राइज मिलेंगे। एक तो हम लोग वहां होंगे और उनके दादा दादी बनने की खुशखबरी। देखना, पापा पूरे गांव के लोगों को मिठाइयां बांटेंगे। दोनों कार से गांव जाने के लिए निकल गए थे। उनकी कार एक बड़ी सी पुरानी हवेली के सामने जाकर रुकी। हवेली पुरानी जरूर थी मगर बहुत ही सुंदर थी। बहुत बड़ा सा बगीचा, बगीचे में फूलों के पौधे और फाउंटेन लगा था। हवेली की भव्यता देखकर रागिनी के चेहरे पर चमक आ गई। राजीव, ये हवेली तो बहुत ही सुंदर है। पता नहीं क्यों माँ पापा हमें यहाँ आने से रोक रहे थे। मैं तो अब यही रहूंगी, माँ के पास। बाहर से देखकर खुश हो गई, जरा अंदर भी तो चलो। राजीव रागिनी
दोनों हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें वो देखकर राजीव के माता पिता दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर खुशी की जगह परेशानी नजर आ रही थी। तुम यहां से चले जाओ, मैंने मना किया था, यहां पर कभी मत आना। मां डरते हुए रागिनी की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। रागिनी, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे कोख में इस खानदान का वारिस पल रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें या तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए। चले जाओ। माँ की बात सुनकर अब राजीव और रागिनी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे कि किसने माँ को रागिनी की प्रेगनेंसी के बारे में बताया। माँ, पर तुम्हें कैसे पता चला कि रागिनी माँ बनने वाली है? तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब बाद में दे दूंगी। शाम हो चली है, रात होने वाली है। पहले तुम इस गांव की सीमा के बाहर चले जाओ। माँ, रागिनी सही कहती है कि तुमने अभी तक इसे अपनाया नहीं है। माँ, मेरे लिए ही सही, रागिनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लो। ये क्या बकवास कर रहे हो कि मैंने रागिनी को अपनाया नहीं? मैं तो बहुत खुश हूँ कि रागिनी माँ बनने वाली है और मैं दादी, मगर इन खुशियों को उसकी नजर नहीं लगने दूंगी। इसीलिए चले जा। माँ, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। रागिनी वैसे ही इतने लंबे सफर से थक चुकी है। हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं। रागिनी, तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक नौकर के साथ रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। राजीव के माता पिता वहीं सोफे पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं। राजीव उनके पास जाकर बैठ गया। ये सब क्या है माँ? तुम्हें कैसे पता है कि रागिनी माँ बनने वाली है? माँ बिना कुछ बोले मौन थी। फिर वो अपने पापा की ओर देखकर पूछने लगा, आप तो बताइए कुछ। क्या बताऊं, क्या समझाऊं? तू बस इतना समझ ले और यहाँ से चला जा, उसी में सबकी भलाई है। आपको बताना ही होगा। जब से गांव के पंडित से रागिनी की प्रेगनेंसी की खबर पता चली है, हमने उसके लिए और हमारे घर के वारिस के लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया है। मगर पंडित जी कहते हैं कि वो साया हमारे पोते को हमसे दूर ले जाएगी। बेटा, बहू के बुरे स्वप्न तो नहीं आते हैं ना? पापा, आपको कैसे पता कि रागिनी को बुरे सपने आते हैं? कल रात ही उसने बहुत बड़ा बुरा सपना देखा। तुम शायद भूल गए हो, इस हवेली में तुम्हारी भाभी और भाई के साथ क्या हुआ था। वही सब कुछ दोबारा ना हो, इसीलिए चाहते हैं कि तुम ये हवेली छोड़कर चले जाओ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता है। रागिनी को देखिए, यहाँ आकर कितनी खुश है। हादसा नहीं था, बदला था। अभी इसका इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। वो हमारे खानदान को समूल नष्ट कर देगी। तुम चले जाओ यहाँ से। कौन बदला लेगा? किसकी बात कर रहे हैं आप? राजीव की बात सुनकर उसके पिता जमीन पर बैठ जाते हैं और उन्हें पुरानी बातें याद आने लगती है। हवेली में बहुत सारे नौकर चाकर काम कर रहे थे। राजीव के पापा, जिन्हें पूरे गांव में ठाकुर के नाम से जाना जाता है, डायरी में कुछ हिसाब किताब लिख रहे थे। तभी घूंघट और एक महिला उनके पास आई। अपने पहनावे से ठेठ देहाती लग रही थी। चेहरा पूरा घूंघट में ढका हुआ था। हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और शरीर से गर्भवती लग रही थी। खम्मा गणी हुकुम। घणी खम्मा। हुकुम, कुछ पैसे की जरूरत है। गांव की दाई ने कहा है एक बार शहर के डॉक्टर को दिखाने के लिए। इस बच्चे के बापू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यही उनकी आखिरी निशानी है। कैसे भी इसे बचाना है, मदद कर दीजिए। पुराने समय में गांव में ठाकुर का बड़ा रुतबा हुआ करता था। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रात को आने के लिए कह दिया। वो महिला समझ चुकी थी कि रात को ठाकुर के घर में जाने का क्या मतलब है। अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए कुछ भी करने को वो तैयार थी। आधी रात को जैसे ही चांद आसमान में चमकने लगा, वो महिला वापस हवेली में आ गई। ठाकुर साहब उसे अपने साथ लेकर एक कमरे में चले गए। मगर कुछ ही देर बाद वे घबराते हुए कमरे से बाहर निकले और अपने नौकरों को बोले, मेहमान खाने में एक महिला दर्द से तड़प रही है, जाकर गांव की दाई को बुलाकर लेकर आओ। नौकर सबको लेकर वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देख उनकी आंखें मानो बाहर आ गई हों। महिला दर्द से तड़प रही थी। जमीन पर खून में लिपटा हुआ एक शिशु का शव था। दाई माँ ने तुरंत उन लोगों को संभालने की कोशिश की। तब तक उस महिला के प्राण भी पखेरु उड़ चुके थे। गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए ठाकुर साहब ने अपने घर के पिछवाड़े ही उन दोनों को दफन किया। मगर कुछ दिनों के बाद ही वो घूंघट वाली महिला पूरी हवेली में घूमती नजर आती। डर के कारण ठाकुर साहब ने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल भेज दिया। कई उपाय कराने के बावजूद वो महिला की आत्मा
ठाकुर साहब की हवेली से नहीं गई। ठाकुर साहब, आपने उसका वंश खत्म किया है। जब तक आपका वंश खत्म नहीं होगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि इस आत्मा को इस हवेली के अंदर बांध सकता हूँ। इस हवेली के बाहर उसकी आत्मा नहीं जाएगी, इसलिए आप अपने बच्चों को इस हवेली से दूर ही रखिए। और हाँ, यदि आप ये हवेली छोड़कर गए तो वो आपके पीछे पीछे आपके साथ चली जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हमें हमारे कर्मों की सजा यहीं रहकर भुगतनी है। तभी अचानक हवेली में अंधेरा हो गया। तेज हवा चल रही थी और पूरी हवेली रागिनी की चीखों से गूंज रही थी। सभी लोग भागकर रागिनी के कमरे में पहुंचे तो वहां पर रागिनी के रूप में घूंघट डाली हुई वो महिला हवा में उड़ रही थी। रागिनी डर के कारण एक कोने में बैठी थी। आ गए हुकुम, तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। अपने बच्चे को अपने सामने तड़पते हुए देखोगे, मरते देखोगे। जितनी तकलीफ मुझे हुई थी उससे कई ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। कहते हुए उसने अपने हाथों को उठाया तो रागिनी भी हवा में उड़ रही थी। तेरा गुनहगार मैं हूँ, छोड़ दे मेरे बच्चों को। तकलीफ देना चाहती है तो मुझे दे, शायद मेरे मरने से तेरी आत्मा को शांति मिल जाए। कहते हुए पास में ही फल काटने का जो चाकू रखा था उसे उठाया और अपने हाथ की नस काट लिया। ये देख वो घूंघट वाली महिला जोर से चीखने लगी। इतनी आसानी से नहीं मर सकते तुम, तुम्हें और तड़पना होगा। तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारे बच्चे को मरना होगा। वो महिला जोर जोर से चीख रही थी। जैसे जैसे ठाकुर के शरीर का खून बह रहा था वैसे वैसे वो महिला की आत्मा भी नष्ट हो रही थी। ठाकुर के मरते ही वो आत्मा भी मुक्त हो गई थी। माँ, अब हम लोग इस हवेली में नहीं रहेंगे। पिताजी के कर्मों का साया भी मैं अपने बच्चों के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहता। उनकी सजा ये है कि इन्हें भी कभी मुक्ति ना मिले। अपने बेटे के होते हुए भी इन्हें अंतिम संस्कार नसीब नहीं होगा।